अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई सब लोग? कहाँ तक पढ़ा था कोई बताएगा? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? ओ, चैट बंद है। आवाज़ आ रही है? आवाज़ अच्छा, ओके 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 ओके। ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ा था और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को भी पढ़ा था। थोड़ा सा पॉलिश करेंगे ग्लाइकोलाइसिस और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को, फिर पढ़ेंगे हम लिंक रिएक्शन। ठीक है ना? तो आ जाएं, लेट्स मूव। सर अच्छा, ये तो बताएं मुझे, ये जो आपके सामने साइन लगे पड़े हैं, ये रोशनी दे रहा है सन आपका। प्लांट जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मुझे बताएं ये कौन सा टाइम है, दिन का टाइम है या रात का टाइम है? और ये जो पिक्चर 1 है कौन से प्रोसेस को शो कर रही है कि क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन? फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेस्पिरेशन तो होगी भाई, होगी। उसके लिए ऑक्सीजन ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं प्लांट। ठीक है, ओके। और ये वाली जो पिक्चर है 2, ये मुझे बताएं क्या शो कर रही है आपके सामने, क्या बातें कर रही है ये 2? ये कह रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं प्लांट, ऑक्सीजन ले रहे हैं ओनली, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे बताएं ये टाइम कौन सा है? अच्छा, ये आप कह रहे हैं नाइट का टाइम है, और आप कह रहे हैं, कमेंट में पढ़ रहा हूं मैं, ये कि रेस्पिरेशन हो रही है। इसका मतलब रेस्पिरेशन दिन को भी होगी रात को भी होगी, और फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन को होगी, क्योंकि डिपेंड करती है किस पर भाई? लाइट पर। ओके ओके। ऐसा टाइम आ जाए सर कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बराबर हो जाएं, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे? पहले मुझे बताएं, पहले आप कमेंट में बताएं कि फोटोसिंथेसिस की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन तेज है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन फास्ट है, या रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा है? बताएं, कौन बताएगा? ज्यादा तेज एक बच्चे ने कहा है रेस्पिरेशन तेज है। अगर रेस्पिरेशन तेज है तो आपका मतलब है सिद्धांत भाई, आपका ये मतलब है कि फूड प्रोड्यूस कम होगा और यूटिलाइज ज्यादा होगा। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसे कैसे हो सकता है? फोटोसिंथेसिस स्लो है आप कह रहे हैं, और दिन को हो रही है, एक तो स्लो और दूसरा दिन को हो रही है थोड़ा टाइम। रेस्पिरेशन एक तो फास्ट और दूसरा 24 घंटे हो रही है। भाई दुनिया ही नहीं होगी फिर तो। ये तो आपने बहुत गलत बात कर दी। तो मुझे अभी बताएं कौन सा प्रोसेस फास्ट होना चाहिए? फोटोसिंथेसिस। ये एरो है फोटोसिंथेसिस का, ये फोटोसिंथेसिस का रेट पीक पर है, और ये जो रेट है रेस्पिरेशन का, यहां पे भी ना बनाए, मैं तो कह रहा हूं इधर बनाए, क्योंकि रेस्पिरेशन बहुत स्लो होती है फोटोसिंथेसिस से। सर कैसे? रेस्पिरेशन स्लो है फोटोसिंथेसिस से। इकरा परवेज बाबा सुने, अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस स्लो करते यानी फूड कम बनाते, है ना, और रेस्पिरेशन तेज करते यानी फूड जल्दी में उड़ा लेते, तो प्लांट खुद जिंदा रह पाते। खुद हमें तो फूड पहुंचता ही नहीं, खुद प्लांट जिंदा रह पाते? बताएं। क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए फूड की कमी हो जाएगी जब फोटोसिंथेसिस स्लो होगा। सपोज करें दिन में 100 ग्लूकोज बन रहे हैं और रेस्पिरेशन में दिन में 200 ग्लूकोज काम में आएंगे, तो कहां से लाएंगे आप दूसरे 100 ग्लूकोज? प्लांट आपको भी खिला रहे हैं, मुझे भी खिला रहे हैं, सारी दुनिया को खिला रहे हैं, सारे कंज्यूमर को खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, मतलब इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। अभी बताएं कौन तेज है?
अभी भी आप रेस्पायरेशन की बात करेंगे तो मैं आगे बात नहीं करूंगा, बस फिर आपकी मर्जी सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, सुबह का टाइम है सर, अभी 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 दिन हुआ है, यहां से जो सूरज है निकल रहा है, जैसे सूरज निकला तो फोटोसिंथेसिस शुरू, फोटोसिंथेसिस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। जब ना सुबह के टाइम रेड लाइट होती है, उस टाइम फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पायरेशन के जितना होगा। अच्छा, मुझे पता है नाइट के टाइम में किसका रेट ज्यादा है, किसका रेट कम है या जीरो है? नाइट के टाइम में रेस्पायरेशन ज्यादा है और फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये दिन हुआ तो फोटोसिंथेसिस शुरू हुई, शुरू होने के बाद बराबर हुई रेस्पायरेशन के, फिर और सूरज निकलता गया, रोशनी बढ़ती गई, रोशनी यूज होती है ना लाइट, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ती गई, ये पीक है फोटोसिंथेसिस का। जैसे सूरज ढलता गया, शाम होती गई, सूरज ढलता जा रहा है, फोटोसिंथेसिस स्लो होती जा रही है। जब सुबह का टाइम जिसको हम कहते हैं डॉन और शाम का टाइम जिसको हम कहते हैं डस्क, इन दोनों टाइम पर जो लाइट होती है वो रेड रेड अपीयरेंस देती है। देखा है आपने कभी शाम के टाइम और सुबह के टाइम, सूरज के निकलते वक्त और सूरज के ढलते वक्त थोड़ी लाइट होती है, जब निकलना शुरू होता है और जब ढलता है सूरज थोड़ी लाइट होती है, तो रेस्पायरेशन भी कितनी होगी, फुल होगी या थोड़ी होगी? थोड़ी होगी। उस टाइम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बराबर होगा रेस्पायरेशन के। उस टाइम को कहते हैं डॉन और डस्क। डॉन सुबह वाला टाइम और डस्क रात वाला, शाम वाला टाइम। इन दोनों टाइम में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन क्या होते हैं भाई? इक्वल। इस पॉइंट को कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है ना? तो ये आपका दिन का टाइम दिया गया है, इससे पहले भी नाइट है, इसके बाद भी नाइट है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं, मगर रेस्पायरेशन नाइट को भी हो रही है, दिन को भी हो रही है, फिर नाइट आ रही है, फिर भी हो रही है। रेस्पायरेशन का वैल्यू यहाँ पे देखें ना, थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है, थोड़ी बहुत नीचे ऊपर हो रही है, रेट इसका इधर उधर होगा। फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। अभी मुझे बताएं, वो पॉइंट जब गैसेस एक्सचेंज, जब नेट गैसेस एक्सचेंज जीरो हो, जब नेट गैस एक्सचेंज जीरो हो जाए, उस टाइम फोटोसिंथेसिस तेज है या रेस्पायरेशन फास्ट है या दोनों बराबर हैं? जब नेट गैस एक्सचेंज जीरो हो, इसका मतलब है जितनी ऑक्सीजन प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ऑक्सीजन यूज हो रही है, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रेस्पायरेशन से प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है, यानी बोथ इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये कंपनसेशन पॉइंट है। तो एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा आपसे डॉन और डस्क वाले टाइम में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो पूछेगा जब रेट ऑफ गैसेस एक्सचेंज ना हो, नेट गैसेस एक्सचेंज ना हो, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे? मुझे बताएं, कंपनसेशन में दोनों का रेट क्या है? इक्वल ना? तो रेस्पायरेशन से CO2 बनती है और फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होती है, जितनी बनेगी उतनी यूज होगी। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से बनती है, रेस्पायरेशन में यूज होती है, जितनी बनेगी उतनी यूज होगी। तो फोटोसिंथेसिस की ऑक्सीजन यूज होगी रेस्पायरेशन में और रेस्पायरेशन की CO2 यूज होगी फोटोसिंथेसिस में, दोनों बराबर, नो नेट एक्सचेंज। इस टाइम को भी कंपनसेशन पॉइंट कहेंगे। बात है कि ये भाई अल्फाज चेंज है, मकसद सेम है। ठीक है ना? ये आपका हो गया यहां तक क्लियर। ओके, ये आपके एग्जामिनर ने पूछी है बात, और आगे भी पूछ सकता है डिफरेंट एंगल से। तो चलें आगे। रेस्पायरेशन क्या पढ़ा था? रेस्पायरेशन के बारे में दो टाइप हैं, एनएरोबिक रेस्पायरेशन और एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन जो है उसमें ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होंगी। एनएरोबिक रेस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के बाद फर्मेंटेशन होगी। फर्मेंटेशन के कितने टाइप थे बताएं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन,
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दो, यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं। ये मिक्स्ड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया कुछ में होती है जिनमें दोनों टाइप की फर्मेंटेशन हो सकती है, मगर इसको आप छोड़ दें, ठीक है ना। तो 2 टाइप हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उसके बाद भाई ये एरोबिक और एनएरोबिक का डिफरेंस थोड़ा रीड आउट करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, जस्ट डिफरेंस पढ़ना है। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन ऑल लिविंग सेल्स, एरोबिक रेस्पिरेशन इट अकर इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, सही बात है। और इट अकर इन यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया, और स्केलेटल मसल भी कह लें भाई, स्केलेटल मसल में भी एनारोबिक होती है। हार्ड एक्सरसाइज के दौरान, वर्जिश के दौरान। इट रिक्वायर ऑक्सीजन, एरोबिक ऑक्सीजन रिक्वायर करेगी, ब्रेकिंग द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब ग्लूकोज या फ्रक्टोज या कोई भी एक्सोज हो चलेगी, मगर मेनली ग्लूकोज। और यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो ऑक्सीजन यूज नहीं होगी तो क्या यूज होगा भाई, ये हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन नहीं है फिर भी उसके काम करने वाला कोई होना चाहिए। तो ये मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा कि ऑक्सीजन की जगह पे कोई इनऑर्गेनिक चीज, ऑर्गेनिक चीज होती है बैक्टीरिया में या एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जो फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको ईटीसी में। द एंड प्रोडक्ट इज CO2 एंड H2O, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को ऑक्सीजन कंप्लीट तोड़ देगी CO2 और H2O और प्लस ATP में, और एंड प्रोडक्ट जो होगा या अल्कोहल होगा या लैक्टिक एसिड होगा, और अल्कोहल होगा तो CO2 भी होगा, है ना। लैक्टिक एसिड के साथ अल्कोहल बनेगा क्या? पायरुविक एसिड में भी 3 कार्बन, लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 बनेगा। कमेंट नहीं आ रहे आज, कमेंट सही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो गया है बच्चों को, शायद क्लास सही नहीं ली थी। ईद की खुशी, शाबाश। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 36 ATP या 38 ATP भी पढ़ाऊंगा। एरोबिक में 36 ATP या 38 ATP बनेगी, और एनारोबिक में 2। मुझे बताएं एरोबिक में कितना डबल एनर्जी है, कितनी गुना ज्यादा एनर्जी है? 19 बार, 19 और 19 36 हो गए ना, या 18 और 18 36, अच्छा 18 और 18 36, 18 गुना ज्यादा, ये 2 यहाँ पे 36, तो 18 19 दफा, अगर 38 बन रही है तो 19, अगर 36 बन रही है तो 18 बार ज्यादा एनर्जी बन रही है, ठीक है ना। परसेंटेज में भी इसको कर लें, यहाँ पे 36 ATP, वहाँ पे 2 ATP, यानी 18वां हिस्सा आप कह लें, 19वां हिस्सा कह लें। इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेज। ग्लाइकोलिसिस होगी, लिंक रिएक्शन होगा, क्रेब्स साइकिल यानी TCA साइकिल होगी, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। यहाँ पे 2 रिएक्शन होंगे, ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद फर्मेंटेशन, जिसके 2 टाइप हैं, अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, सही बात है ये। और इट अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का? बताएं। ग्लाइकोलिसिस। और कौन से माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे? लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इट अकर ओनली इन साइटोप्लाज्म, सही बात है। अभी मुझे बताएं एरोबिक और एनारोबिक में कौन सा प्रोसेस कॉमन होगा? कौन सा इन चारों में से कॉमन होगा? ग्लाइकोलिसिस, वेरी गुड। ओके सर, ये बात आपकी हो गई क्लियर, ये बात आपकी हो गई क्लियर। अभी आ जाएं, ये क्या बात है? ये वही बात है कि ग्लूकोज टूटेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, इसको आप कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। ये हो गई भाई। ग्लाइकोलाइसिस के बाद अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, और एनारोबिक के 2 टाइप हैं, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर ऑक्सीजन होगी तो पायरुविक एसिड बनने के बाद लिंक रिएक्शन होगा, लिंक रिएक्शन के बाद ये आपकी क्रेब्स साइकिल होगी, उसके बाद ये आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। ये आज पढ़ेंगे। आज से क्या पढ़ना है हमें? लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल,
इन चीज़ों पे जाना है, मगर मैं थोड़ा रिपीट करवाऊंगा क्योंकि थोड़ी चीज़ों को पॉलिश करना है, फिर आगे चलना है, ठीक है ना। ओके, ये बात आपकी क्लियर है बिल्कुल, ये मैंने ऐसे दिखाने के लिए आपके सामने लगाई है। तो देखें यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल और ईटीसी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही हैं। अब सवाल उठ गया यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया तो बैक्टीरिया में नहीं, तो लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल और ईटीसी कहाँ पे होगा? जी आराम से पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ये सवाल हम हल करेंगे बैक्टीरिया में, कहाँ पे क्रिस्टी, कहाँ पे क्रिस्टी नहीं है तो मीजोजोम, वेरी गुड। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये भाई देखें, ये हमने पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल में, बिल्कुल लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ा हुआ है ना, या थोड़ा मैं रिपीट करूं? यहां पे देखें ये भाई ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किस में? पायरुविक एसिड में। ये आपका हो गया पायरुविक एसिड, ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस हो गई ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड। अब देखें ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था 2 NADH बनती हैं, याद है? ठीक। अब ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में, लैक्टेट में, ओनली एक रिएक्शन हो रहा है, पायरुविक एसिड की रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का आना, गेन करना, इलेक्ट्रॉन का गेन करना। तो NADH जो बनी थी ग्लाइकोलिसिस से, वो यहाँ पे हाइड्रोजन दे जाएगी और NADH+H या NADH2 कन्वर्ट हो जाएगी फिर NAD में। तो ये आपका पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया लैक्टेट में। अब मुझे बताएं लैक्टेट और पायरुवेट में फर्क क्या? किसका फर्क है, किसका फर्क है? 2 हाइड्रोजन का फर्क है, बस हाइड्रोजन का फर्क है। हाइड्रोजन ऐड करें पायरुविक एसिड में तो आपका क्या हो गया? लैक्टेट हो गया। ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, लैक्टेट का बनना, ये जो फिगर है भाई आपके सामने, ये वाली, ये ग्लाइकोलिसिस और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की है। तो फर्मेंटेशन के 2 स्टेप है ना, एक ग्लाइकोलिसिस और उसके बाद फर्मेंटेशन का मेन स्टेप होगा अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एक ही स्टेप हुआ हमने पढ़ा, और जो स्टेप है वो रिडक्शन है पायरुवेट की। अभी मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ये लैक्टिक एसिड बनाना इंपॉर्टेंट था या NAD को फ्री करना इंपॉर्टेंट था? बताएं मुझे, कौन बताएगा? NAD को फ्री करना इंपॉर्टेंट था, सेजल केसवानी कह रही है, बिल्कुल सही। हुमेरा का भी, ये सब का यही जवाब है, बिल्कुल सही भाई। आप सभी ये कह रहे हैं तो मैं क्या हूं, मेरा भी यही जवाब है, बिल्कुल सही। NAD को फ्री करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर व्हाट? बताएं, इतना तो बता दिया। NAD को फ्री करना इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, क्यों फ्री करना इंपॉर्टेंट है? आप कहेंगे सर आपको पता नहीं, जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ग्लाइकोलाइसिस में DHAP और PGAL बनते हैं। इस PGAL से यहाँ पे बनता है NADH+H, और ये तब बनता है जब NAD फ्री होगा। तो इसका मतलब ये है पायरुवेट बना, ऑक्सीजन नहीं थी, इसका मतलब लिंक रिएक्शन नहीं हुआ, क्रेब्स साइकिल नहीं हुई और ETC नहीं हुई। ये जब नहीं होंगे तो पायरुवेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा लैक्टेट में फॉर ऑपरेटिंग ग्लाइकोलिसिस सेकंड टाइम। भाई ये तो नहीं होंगे ना, 36 ATP तो नहीं ले सकते इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लाइकोलिसिस को चलाने के लिए, यानी इन 2 ATP पे गुजारा करने के लिए, हमने ग्लाइकोलाइसिस को दोबारा चलाना है। अगर मैं अब सवाल पूछूं, अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगी तो एरोबिक होगी या एनएरोबिक होगी?
ये तो आपने दे दिया जवाब, एनएरोबिक होगी। अब अगर मैं पूछूं एनएरोबिक में इनहिबिशन हो, यानी ये एंजाइम काम ना करे, पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट ना हो, तो मुझे बताएं ग्लाइकोलाइसिस होगी या नहीं? आप कहेंगे नहीं होगी, तो मैं कहूंगा ठीक। अब मेरा सवाल यहां पर है, ग्लाइकोलाइसिस को कहां पर ब्रेक लगेगा, कहां पर ब्रेक लगेगा ग्लाइकोलाइसिस का? जब ये पायरुवेट इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, स्टेप नंबर 6, किसी बच्चे ने कमेंट दिया है, वेरी 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 गुड। क्यों भाई स्टेप नंबर 6? स्टेप नंबर 6 is catalyzed by the enzyme dehydrogenase which contain coenzyme NAD plus. Dehydrogenase release the hydrogen from PgAl and that hydrogen must be accepted by the NAD to form NADH plus HR NADH2. अगर ये 6th स्टेप नहीं होगा भाई, तो यहाँ पे जो 7th स्टेप पर एटीपी बन रही थी ये बनेगी, 10 स्टेप पर 10वें पर जो एटीपी बन रही थी ये बनेगी नहीं, तो हम एटीपी से महरूम हो जाएंगे। ये एटीपी के लेने के लिए ही तो हम एनएडी को फ्री कर रहे हैं भाई। तो मुझे कौन बताएगा ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी बनेगी और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी बनेगी, बताएं। ग्लाइकोलाइसिस में भी नेट एटीपी 2 और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी 2। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का फायदा क्या पड़ा कि ग्लाइकोलाइसिस चल सकती है, रुक नहीं जाएगी। 2 ग्लाइकोलाइसिस ओनली अकेला स्टेप है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। अभी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को देखें, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को देखें। ये भाई ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, ये 2 पायरुवेट आपके बन गए। अभी पायरुवेट से एक रिएक्शन हो रहा है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। क्या नाम देंगे रिएक्शन को? कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने को क्या देंगे, कार्बोक्सिलेशन या डिकार्बोक्सिलेशन? डिकार्बोक्सिलेशन फर्स्ट रिएक्शन ये हुआ, उससे बनेगा एसिडल्डिहाइड और एसिडल्डिहाइड में रिडक्शन होगी, यानी NADH के हाइड्रोजन यूज होंगे तो आपका बनेगा एसीटेट, रिडक्शन होगी तो यहाँ पे आपका बनेगा इथेनॉल। 2 रिएक्शन हो गए, मतलब यहाँ पे एक डिकार्बोक्सिलेशन और दूसरी एसिडल्डिहाइड की रिडक्शन, यानी NADH की ऑक्सीडेशन। चेंज क्या है यहाँ पर? डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। अभी मुझे बताएं लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में फर्क कौन सा है? जल्दी बताएं तो मैं आगे चलूं। लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में फर्क कौन सा है? डिकार्बोक्सिलेशन का। अल्कोहल 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अच्छा, यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड हैं तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाले हैं मैंने, मतलब 2 अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग हो रही है, गोइंग ऑन। अभी मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताएं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस में होगी? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भाई, लैक्टिक एसिड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में होगी और हमारे मसल्स में होगी। मसल्स में कब होगी? जब हम इतनी रनिंग करेंगे, तेज दौड़ेंगे। जब तेज दौड़ेंगे ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाएगी और बॉडी को ऑक्सीजन पूरी नहीं हो पाएगी, तब बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, तब ग्लूकोज कन्वर्ट होगा CO2 और H2O में। नहीं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और जब हम रुकेंगे एक्सरसाइज करके, हमें बहुत पेन होगा मसल्स में। ये जो पेन होगा बाजू में, टांगों में, उनकी मसल्स में, मतलब स्केलेटल मसल में, तो ये पेन होगा लैक्टिक एसिड के अकरेंस की वजह, अबंडेंस की वजह से। जब हम रुकेंगे तो बड़ी बड़ी लंबी सांसें लेंगे, लाइक दैट। तो हम क्या कर रहे हैं? लंबी सांसें लेकर ऑक्सीजन का बैलेंस कर रहे हैं, ऑक्सीजन पूरी कर रहे हैं। जब ऑक्सीजन हम पूरी करेंगे तो लैक्टिक एसिड की ऑक्सीडेशन होगी, यानी लैक्टिक एसिड फिर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगी पीछे, फिर लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा पायरुविक एसिड में और पायरुविक एसिड को यूज किया जाएगा लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और
ETC में ये कब होगा? जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। जब तक लैक्टिक एसिड आपके बॉडी में ख़त्म नहीं होता तब तक आपके मसल फटीग सर, तब तक आपकी जान में दर्द। आप बता दें ना, मैं हार्ड एक्सरसाइज करके आया हूँ, भाग के आया हूँ, दौड़ के आया हूँ, मैंने कोई बला देखी, मैं इतना भाग के आया हूँ, मुझे दर्द पड़ गया है अभी, तो ये आपकी मसल में भाई लैक्टिक एसिड है। लंबी लंबी सांसें लें और एक पेन किलर ले लें, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपकी लैक्टिक एसिड की अकरेंस ख़त्म हो जाएगी और आप बेहतर फील करेंगे। ठीक है ना? लैक्टिक एसिड ख़त्म हो जाएगा ना तो वही NAD यूज़ होगा, NAD आएगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ख़ुद जो है वो रिड्यूस होके जाएगा, वही सिस्टम बहाल होगा। ये तो मजबूरी में किया था ना। तो कुछ बैक्टीरिया, अच्छा कुछ बैक्टीरिया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी करते हैं, जैसे इकोलाई, सल्मोनेला टाइफी, इनमें रेजिस्टेंट कैपेसिटी नहीं है लैक्टिक एसिड को बर्दाश्त करने की। तो कुछ वेरी रेयर बैक्टीरिया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं। इन जनरल अगर पूछे बैक्टीरिया कौन सी फर्मेंटेशन करते हैं तो लैक्टिक एसिड। ह्यूमन के मसल में कौन सी होती है? लैक्टिक एसिड। और अगर पूछे यीस्ट में, प्रिमिटिव टाइप के सेल्स में, पुराने टाइप के प्रोकैरियोट्स में, तो अगर प्रिमिटिव प्रोकैरियोट में पूछे तो आपको अल्कोहलिक कहना है, अगर यीस्ट तो अल्कोहल कहना है। तो वाइन प्रोडक्शन में, अल्कोहल प्रोडक्शन में क्या यूज करेंगे आप? बैक्टीरिया या यीस्ट? इन जनरल यीस्ट। योगर्ट, कर्ड फॉर्मेशन में क्या आप यूज करेंगे? वेरी गुड। आ जाएं भाई, आगे चलते हैं हम, और आगे चलने वाला जो टॉपिक है हमारा, वाह वाह, ये आपके सामने है सर, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का थोड़ा थोड़ा दीदार करना है हमें, फिर आगे चलना है। ये देखें, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ये देखें 6 कार्बन है, 6ठे कार्बन पर फास्फेट अटैच हुआ। फास्फोराइलेशन का रिएक्शन को एंजाइम का नाम बताएं भाई। असाइनमेंट आपकी शुरू, एंजाइम का नाम बताएं कमेंट में, या अभी के अभी ऑनलाइन कमेंट में, या जब लेक्चर सुनेंगे उसी टाइम भी जो सुन रहे हैं, जो वेरी गुड, एक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज या जनरल काइनेज। ठीक है ना? ट्रांसफरेज की कैटेगरी का है, स्पेसिफिकली बताएं। ठीक है ना? ट्रांसफरेज तो मोटी बात है ना, इधर से फास्फेट ATP से लेकर ग्लूकोज को दे दिया इसने, एक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज। और दूसरा रिएक्शन ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया है फ्रक्टोज में। ये देखें ग्लूकोज फ्रक्टोज में, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा और यहाँ पे जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप होगा, तो फ्रक्टोज बन गया, आइसोमराइजेशन। एंजाइम का नाम बताएं भाई, एक्सो आइसोमरेज होगा या ग्लूको आइसोमरेज होगा, फ्रक्टो आइसोमरेज होगा, या आपका ट्रायो आइसोमरेज होगा, जनरली आइसोमरेज होगा। और ये थर्ड रिएक्शन पढ़ा था हमने, फास्फोराइलेशन, ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन हो रही है यहाँ पे, या आपके किसकी? ATP की फास्फोराइलेशन हो रही है। इज देयर इशू ऑफ वॉइस? ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन हो रही है, वेरी गुड। चौथा रिएक्शन था भाई फ्रक्टोज को तोड़ना, फ्रक्टोज 16/5, 6ठे कार्बन पर फर्स्ट कार्बन पर फास्फेट है, इसको यहाँ से तोड़ना, यानी 3-3 कार्बन में तोड़ना, एल्डोलेज एंजाइम का काम था। इस रिएक्शन को हमने ग्लाइकोलाइटिक रिएक्शन या स्प्लिटिंग रिएक्शन कहा था। यहाँ पे कह लें ग्लाइकोलाइटिक रिएक्शन लिख लें, यहाँ पे लिखा हो स्प्लिटिंग इनटू 2 मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलाइटिक ये वो फेज है जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस को नाम दिया है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, PgL बना और DHAP बना। एंजाइम की नियत क्या थी? डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनाना या PgL बनाना? बताएं। एल्डोलेज था तो एल्डिहाइड PgL बनाना। तो ये काम का नहीं, ये कोई इस्तेमाल में नहीं होगा, तो इसको आइसोमरेज एंजाइम ट्रायो आइसोमरेज ने क्या किया? PgL में कन्वर्ट किया, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट यानी PgL या G3P कह लें। चीज़ें पड़ी हुई हैं तभी मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? तो ये आपका यहाँ तक आइसोमराइजेशन तक, 5th रिएक्शन तक आपका रिएक्शन हो गया, फेज हो गया, सॉरी, फर्स्ट एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज, और यहाँ से सेकंड फेज जो होगा वो आपका होगा कौन सा फेज? वो आपका होगा एनर्जी
यील्डिंग फेज, और जो एनएलडी यील्डिंग फेज है वो आपका छठे रिएक्शन से 10वें रिएक्शन तक है। इसमें 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, एनएडी एक्सेप्ट करेगा। एंजाइम का नाम बताएं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रही है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्यों कह रहे हैं ये बताएं, मुझे पढ़ाया था मैंने। हाइड्रोजन निकल रही है तभी ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हो रहे हैं तभी फास्फोराइलेशन कह रहे हैं। मगर फास्फोराइलेशन में यहाँ पे एटीपी नहीं बन रही। फास्फोराइलेशन का मतलब है फास्फोराइलेशन का मतलब फास्फेट का ट्रांसफर होना या अटैच होना सबस्ट्रेट के साथ। तो फास्फेट तो सबस्ट्रेट के साथ ऐड हो रहा है, पीजीएल के साथ ऐड हो रहा है, मगर एटीपी नहीं। तो एटीपी के बनने को फास्फोराइलेशन खाली नहीं कहते, वो भी फास्फोराइलेशन है। किसी के साथ भी फास्फेट जुड़ जाए वो फास्फोराइलेशन है भाई, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। वेरी गुड। और ये फास्फेट रिलीज हो रहा है, डिफास्फोराइलेशन ऑफ 1,3-PGA और फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूको एटीपी। और उसके बाद जो रिएक्शन है ये 3PGA से 2PGA। यहाँ पे क्या हुआ है देखें, यहाँ पे 3rd कार्बन से 2nd कार्बन पर फास्फेट को शिफ्ट किया है। तो म्यूटेज या आइसोमरेज एंजाइम है, शिफ्टिंग फास्फेट फ्रॉम 3 to। ये आप रीडिंग कर लेना, जो मैंने पढ़ाया है वही मैंने इस पिक्चर में लगाया है। म्यूटेशन कह लें, आइसोमरेज एंजाइम कह लें, म्यूटेज कह लें, आइसोमराइजेशन कह लें। हाँ, इन्यूलेज नहीं भाई, इन्यूलेज नहीं। अभी जो 2-फास्फोग्लाइसरेट है। और अच्छा, एक और बात आपने बतानी है, PGAL का 1,3-PGA में कन्वर्ट होना। ये अल्डिहाइड है आपकी, ये एसिड है, फास्फोग्लाइसरिक एसिड। इसमें क्या फ़र्क है? अल्डिहाइड के पास क्या होगा कि वो एसिड बनेगी, और एसिड को क्या करें कि अल्डिहाइड बने? ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। अभी बता रहे हैं, ऑक्सीडेशन करें तो एसिड बन गई, और इस एसिड की रिडक्शन करें तो फिर अल्डिहाइड बन गई। ओके ओके सर, ओके ओके। और उसके बाद हमने पढ़ा था 9वां रिएक्शन इनोलेज एंजाइम वाला, जो 2PGA है। 2PGA को फास्फोइनोल PEP में कन्वर्ट करना, फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करना बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। अब इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रोजिनेशन? डिहाइड्रेशन, वेरी गुड, डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे फास्फोइनोल पायरुवेट बना तो इनोलेज एंजाइम, ठीक है ना, इनोलेज एंजाइम। इनोल शुगर बन रही है, ये इनोल शुगर है, फास्फेट अटैच हुआ हुआ है, पायरुवेट जैसा है, सिर्फ फास्फेट का फर्क है। फास्फेट को निकाल दें, एटीपी बना लें आप, ये हो गई एटीपी, एटीपी बन गई। और यहाँ पे आपका ये ज़ाहिर नहीं हो रहा आपको, यहाँ पे आपका पायरुविक एसिड बन गया, ये एटीपी बनी। एटीपी कितनी बनी भाई? एक यहाँ पे आपकी एटीपी बनी और एक यहाँ पे आपकी एटीपी बनी। ये जो सेकंड फेज है भाई, मुझे बताएं, पे ऑफ फेज, ये ट्विस्ट चलेगा या सिंगल चलेगा? अगर ट्विस्ट चलेगा तो क्यों चलेगा? हाँ ट्विस्ट चलेगा, पर क्यों? रीजन क्या है? क्यों डबल चलेगा? रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज दैट 2 molecule of PGAL are formed as a result of energy consuming phase or preparatory phase. तो लेट्स मूव आगे, हम देखेंगे इन चीज़ों को MCQs में, बहुत सारे MCQ सॉल्व करेंगे ग्लाइकोलिसिस पे। तो भाई ये आपकी हो गई, ओहो, ग्लाइकोलिसिस के लिए ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। फिर यूनिवर्सल रिएक्शन है, ठीक है, माना नॉन साइक्लिक रिएक्शन है, माना मल्टी स्टेप है, माना 10 रिएक्शन होते हैं। एनएरोबिक है, खुद बजाते खुद एनएरोबिक है, मगर होगा दोनों में, एरोबिक में भी, दोनों एनएरोबिक में। ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं हम इसको? 3 साइंटिस्ट हैं, फेडरल बुक में देखें, एम्बिडिन, मायरहॉफ एंड परनास, इन तीनों ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं। 2 फेजेज हैं। प्रिपरेटरी फेज को एंडरगोनिक क्यों कहते हैं भाई बताएं? हेक्सोज फेज क्यों कहते हैं? एंडरगोनिक क्यों? क्योंकि एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है। एंडरगोनिक एनर्जी यूजिंग है। और एनर्जी कंज्यूमिंग भी कहते हैं। पे ऑफ फेज को ट्रायोस फेज या एक्सर्गोनिक क्यों कहते हैं बताएं? एक्सर्गोनिक क्यों कहेंगे? एक्सर्गोनिक क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होगी, प्रोड्यूस होगी, ग्लूकोज एनर्जी निकलेगी, ठीक है ना। ओके,
ये चीजें आपकी क्लियर हैं, बिल्कुल हो गई आपकी यहां तक क्लियर। अभी आपका सवाल है मेरे पास आपके लिए, हाउ मेनी नेट एटीपी प्रोड्यूस फ्रॉम माल्टोज डायरेक्टेड बाय ग्लाइकोलिसिस ओनली। अगर माल्टोज शुगर लें, माल्ट शुगर लें और उसको ग्लाइकोलिसिस में ऑपरेट करवाएं तो वो नेट एटीपी कितनी प्रोड्यूस कर पाएगा। आप कहेंगे सर माल्टोज को पहले तो तोड़ेंगे ग्लूकोज और ग्लूकोज में, मतलब 2 ग्लूकोज, इसका मतलब 2 ग्लाइकोलिसिस हो गई। एक ग्लाइकोलिसिस में टोटल एटीपी 4 और 2 यूज होंगी तो 2 नेट बनेगी। 2 ग्लाइकोलिसिस हैं तो 4 एटीपी आपके पास बनेगी नेट एटीपी 4 प्रोड्यूस होंगे एक माल्टोज शुगर से, माल्ट शुगर से। सही बात की मैंने ये। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या है भाई, हम पढ़ेंगे अगर NAD ग्लाइकोलाइसिस से या लिंक रिएक्शन से या क्रेब्स साइकिल से, अच्छा, क्या लेकर, हाइड्रोजन लेकर कन्वर्ट हो जाए NADH2 में और ये जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर, वहां पे ATP बने तो इस ATP को कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, से हाइड्रोजन निकल रहे हैं। ये हाइड्रोजन कैरियर NADH लेके जा रहा है ATP पर, ETP पे ATP बन रही है, मतलब ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं बना रहा। इन तीनों स्टेप्स में ये ग्लूकोज के तोड़ने के स्टेप हैं, इनमें डायरेक्ट नहीं बन रही है ATP, वहां पे जाके बन रही है, तो इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहेंगे। क्योंकि इन ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। जब ऑक्सीडेशन हो ग्लूकोज की, वो ऑक्सीडाइज्ड चीज यानी हाइड्रोजन जाकर किसी और जगह पे ATP बनाए यानी ETC पर ATP बनाए तो उसको ऑक्सीडेटिव कहेंगे। अगर ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट ATP बने, लिंक रिएक्शन में तो बनती नहीं, क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट ATP बने तो इसको कहेंगे डायरेक्ट या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो 2 टाइप हैं फास्फोराइलेशन के, ऑक्सीडेटिव और सबस्ट्रेट लेवल। ग्लाइकोलाइसिस में जो ATP बन रही हैं वो सबस्ट्रेट लेवल हैं या ऑक्सीडेटिव हैं, बताएं। और ETC में जो ATP बनेंगी वो सबस्ट्रेट लेवल हैं या ऑक्सीडेटिव हैं। ETC में जो भी ATP बनेंगी वो ऑक्सीडेटिव हैं। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में जो ATP बनेंगी वो सबस्ट्रेट लेवल है। मुझे बताएं डायरेक्ट किसको कहें, इनडायरेक्ट किसको कहें? इनडायरेक्ट ATP फॉर्मेशन किसको कहें, सबस्ट्रेट लेवल को या ऑक्सीडेटिव को? बताएं। जो फर्स्ट, थर्ड और 7th 10th रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये वो रिएक्शन है जहां पे ATP का यूज हो रहा है या ATP बन रही है। फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन एनर्जी कंज्यूमिंग फेज के हैं, 7th और 10वां रिएक्शन ये एनर्जी यील्डिंग के फेज हैं। ये ट्विस्ट टाइम होंगे, ये सिंगल टाइम होंगे। चले यहाँ पे 2 ATP यूज होंगी और 4 ATP बनेंगी, ठीक है ना। ये बातें आपकी क्लियर है। आगे चलते हैं सर, ये क्या है? इरिवर्सिबल मतलब वो रिपीट नहीं हो सकता, रिएक्शन हो गया तो फिर सेम जो है सबस्ट्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा। सबस्ट्रेट लेवल डायरेक्ट, ऑक्सीडेटिव इनडायरेक्ट, वेरी गुड। अभी भाई लिंक रिएक्शन, अगर आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन याद है तो आप लिंक रिएक्शन को जल्दी समझ लेंगे, बल्कि मसला ही कोई नहीं। सर मैं एक बात कहूं आपसे, ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है पायरुविक एसिड में। कितने पायरुविक एसिड हैं भाई? कितने पायरुविक एसिड हैं? 2। अब दोनों पायरुविक एसिड में कितने कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं। ये प्रोसेस कौन सा हुआ? ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहां पे हुआ? ये साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में हुआ। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है।
अब ये पायरुविक एसिड अंदर जा रहा है, आउटर मेम्ब्रेन इसको छोड़ रही है, इनर मेम्ब्रेन कह रही है पायरुविक एसिड को कहाँ भाई, कहाँ भाई, ये कह रहा है मैं अंदर जा रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल के लिए। कहाँ पे जा रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जा रहा हूं, इसके लिए क्रेब साइकिल के लिए। समझ आ रही है ना बात, कौन कह रहा है, ये पायरुविक एसिड कह रहा है। तो पायरुविक एसिड को बाहर वाली मेम्ब्रेन आपको पता है पोरिन्स होते हैं, परमिएबल होती है, उसने छोड़ दिया। जब अंदर वाली मेम्ब्रेन पर पायरुविक एसिड पहुंचा तो वहां पे एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगी जो कहेगी पायरुविक एसिड को नहीं भाई नहीं, आपने अंदर नहीं जाना, क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट आपको नहीं करना, आप बड़े हैं, आपको छोड़ना अंदर अलाउड नहीं है। किसने किसको कहा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ने, मेम्ब्रेन की प्रोटीन ने पायरुविक एसिड को कहा आप अंदर नहीं जा सकते। तो अंदर वाली मेम्ब्रेन कौन सी हो गई, परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल, बताएं। सिलेक्टिवली परमिएबल गुड, सेमी परमिएबल गुड। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, अंदर वाली मेम्ब्रेन कह रही है अंदर जो है ना एसिटाइल कोएंजाइम को बुला रही है क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल कह रही है कौन कौन अंदर आए, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे तीन रिएक्शन होंगे, तीन रिएक्शन होंगे जिनको एक ही नाम देंगे लिंक रिएक्शन। और जो तीन स्टेप्स कह लें, रिएक्शंस कह लें, तीन होंगे। एक पायरुविक एसिड से कार्बन का निकलना इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक यहां पर क्या निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा यहां पर क्या निकलेगा हाइड्रोजन, और तीसरा ऐड होगा कोएंजाइम ए। ये तीन रिएक्शन को मिला के हम कह रहे हैं लिंक रिएक्शन, जिसमें फाइनल क्या होगा, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी, पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। पायरुवेट में भाई 3 कार्बन है और एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन है। अब मैं पढ़ाऊं, दिखाऊं आपको, बात समझाऊं, फिर आके इस चीजों पे आते हैं। देखें भाई, ये आपका पायरुविक एसिड, ये आपका पायरुविक एसिड 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन वाला। पायरुविक एसिड का फार्मूला है C3 और H4O3, ये पायरुविक एसिड है। जब ये पायरुविक एसिड अंदर जा रहा है तो देखें पहला रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने को क्या कहेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या हुआ, पायरुविक एसिड से क्या निकला, पायरुविक एसिड से भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकली, तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ 2 कार्बन मालिक्यूल में, उन 2 कार्बन मालिक्यूल को हम कहेंगे एसिडाल्डिहाइड। तो ये आपका बन गया एसिडाल्डिहाइड। ये पायरुविक एसिड था, इसमें से CO2 निकली, रिएक्शन को डिकार्बोक्सिलेशन का, और ये बन गया आपका एसिडाल्डिहाइड। अब दूसरा रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन यानी डिहाइड्रोजिनेशन, यानी उस एसिडाल्डिहाइड से किसका निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। तो जो हाइड्रोजन निकलेगी, देखें ये आपका क्या है, ये एसिडाल्डिहाइड है, ये वाली हाइड्रोजन निकलेगी, ये हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करेगा, NAD एक्सेप्ट करेगा, तो NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH+H में। और मुझे बताएं ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन के एंजाइम को नाम क्या देंगे आप। और अगर एसिडाल्डिहाइड में से हाइड्रोजन निकली तो एसिडाल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ, आप कहेंगे सर ये कन्वर्ट हुआ एसिटाइल में। तो देखें जो एसिडाल्डिहाइड है, ये एसिडाल्डिहाइड है ये वाला, जब इससे हाइड्रोजन निकली तो ये कन्वर्ट हो गया एसिटाइल ग्रुप में। एसिटाइल में देखें 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो एसिटाइल ग्रुप बन गया। अब एसिटाइल में मुझे बताएं थर्ड रिएक्शन क्या होना चाहिए, क्या ऐड होना चाहिए एसिटाइल में कि बन जाए एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो आप कहेंगे सर सीधी तो बात कह रहे हैं, कोएंजाइम ऐड होगा, कोएंजाइम ऐड होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन डिकार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिएक्शन ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। फर्स्ट रिएक्शन में कौन किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट एसिडाल्डिहाइड में, वही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाला स्टेप। यहाँ पे उसके रिवर्स हुआ है, वहां पे हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, तो एसिटाइल ग्रुप बन गया। अब एसिटाइल ग्रुप में से कोएंजाइम ए ऐड होगा तो ये बन जाएगा, एसिटाइल तो था कोएंजाइम ए, ये विटामिन बी का डेरिवेटिव है, विटामिन बी का डेरिवेटिव है। पता है आपको विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं कोएंजाइम तकरीबन
ये भाई जो लिंक रिएक्शन है आपका, ये जो लिंक रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन इसको ट्रांजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों क्यों इसको ट्रांजिशन रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि अगर ग्लाइकोल एसिड से पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड अंदर नहीं जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा, तो कौन सी साइकिल नहीं चलेगी? क्रेब्स साइकिल। अगर क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगी, मतलब क्रेब्स साइकिल का ये रिएक्टेंट हो गया, क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगी, इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी। तो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये ग्लाइकोलिसिस है। एरोबिक है एनएरोबिक है? एनएरोबिक है। एनएरोबिक को शिफ्ट कर रहा है एरोबिक स्टेप में, तो इसलिए इसको हम ट्रांजिशन रिएक्शन कह रहे हैं। एरोबिक स्टेप्स में शिफ्ट कर रहा है। ये लिंक रिएक्शन होगा तो क्रेब्स साइकिल होगी, इसीलिए इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। किसके बीच लिंक है? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच लिंक है, ठीक है ना। कभी कभी इसको क्रेब्स साइकिल का ऐसा माना जाता है। इसको पायरुवेट की ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। अगर मुझे आप बताएं इस सारे स्टेप को ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहूं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहूं, बताएं। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन हुई, हाइड्रोजन निकली, ये ठीक है ना। और डिकार्बोक्सिलेशन मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो लिंक रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, और लिंक रिएक्शन को एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना भी कहते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन या एसिटाइल कोएंजाइम ए सिंथेसिस। भाई अभी मुझे ये बताना है आपको, आपने मुझे ये बताना है, आपने मुझे ये बताना है कि जो लिंक रिएक्शन, ये देखें लिंक रिएक्शन सही है, ये पायरुवेट था, ये पायरुवेट था, ये पायरुवेट में 1 2 3 कार्बन थे। पायरुवेट बाहर वाली मेम्ब्रेन से, ये देखें बाहर वाली मेम्ब्रेन से चला गया, अंदर वाली मेम्ब्रेन में ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जिन्होंने मैट्रिक्स वाली साइड पे पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, और पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया एसिडल्डिहाइड में। फिर हाइड्रोजन भी एड हुई, निकली, और हाइड्रोजन निकली तो फिर कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे बताएं, यहाँ पे क्या बना? नहीं बता रहे भाई, मैं लिख रहा हूँ एसिटाइल, वेरी गुड। और डिकार्बोक्सिलेशन निकली हुई तो क्या बना? एसिडल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड। और हाइड्रोजन निकली तो क्या हुआ? डिकार्बोक्सिलेशन निकली तो एसिडल्डिहाइड बना, और हाइड्रोजन निकली तो क्या बना? एसिटाइल बना, और कोएंजाइम ए ऐड हुआ तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। ये आपके रिएक्शन है सर। ये पायरुविक एसिड था, ये आपकी हो गई क्या? डिकार्बोक्सिलेशन, तो एसिडल्डिहाइड बना, स्टेप नंबर 1 डिकार्बोक्सिलेशन। स्टेप नंबर 2 हाइड्रोजन का निकलना, NADH का बनना, एसिडल्डिहाइड की रिडक्शन ऑक्सीडेशन, और एसिटाइल का बनना, एसिटाइल में कोएंजाइम ए का ऐड होना। रिएक्शन 1 डिकार्बोक्सिलेशन, रिएक्शन 2 रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडल्डिहाइड एंड रिडक्शन ऑफ NADH, और थर्ड रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऐड होना। ये आपका लिंक रिएक्शन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरी मेम्ब्रेन पर होता है। ये साइटोप्लाज्म वाली जगह, ये पायरुविक एसिड अंदर जा रहा है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये फर्दर यूज होगा कौन सी साइकिल पर? क्रेब्स साइकिल में। कल पढ़ेंगे हम क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना। कल ये पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। अब मुझे बताएं एक और बात बताएं तो मैं क्लास को वाइंड अप करूं। जो लिंक रिएक्शन था उसके रिएक्टेंट क्या थे और प्रोडक्ट क्या थे? जल्दी बताएं लिंक रिएक्शन के। आप कहेंगे सर लिंक रिएक्शन के जो रिएक्टेंट थे वो 2 पायरुविक एसिड थे, और वो कन्वर्ट हुए थे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया, ये रिएक्टेंट बन गया। और आप कहेंगे सर NAD भी आए थे 2 जो कि कन्वर्ट हो गए थे NADH प्लस NADH2 में। बिल्कुल भाई, ओके, बिल्कुल ओके। और आप कहेंगे सर इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी लिंक रिएक्शन में। अगर मैं सवाल पूछूं, एक ग्लूकोज है भाई, तो लिंक रिएक्शन कितने होंगे?
एक ग्लूकोज मतलब 2 पायरुविक एसिड मतलब 2 लिंक रिएक्शन मतलब 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और NADH भी कितनी बनेगी? 2 बनेगी, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड हैं, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे। ठीक है ना। ये आपका जो NADH है ये काम का है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये काम का नहीं, ये निकल जाएगा। ये जो NADH है फर्दर ये देखे ना, ये हाइड्रोजन लेकर जाएगा ETC पर, और ये ETC पर जाके इन हाइड्रोजन यानी इलेक्ट्रॉन में से क्या बनवाएगा? ATP, और इस ATP को क्या कहेंगे? इस ATP के बनने को क्या कहेंगे? जो ये लिंक रिएक्शन का NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर ATP बनाएगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ओके, तो ये कल चीज़ें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल ये आपकी हो गई भाई, आगे कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये आपकी क्रेब्स साइकिल है इंशाल्लाह। इस PPT को स्लाइटली गो थ्रू कर दें, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके ओके, आज के लिए काफ़ी है।